नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को या औद्योगिक विकास के लिए प्रमुख उपायों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, औद्योगिक विकास राष्ट्रीय स्तर पर तो अति महत्वपूर्ण है ही सही, साथ ही साथ उपभोक्ताओं के लिए भी औद्योगिकरण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। औद्योगिक विकास के चलते कई उद्योगों की स्थापना होती है। उद्योगों की स्थापना से कई प्रकार के प्रोडक्ट तथा प्रोडक्ट्स की कई प्रकार की वैरायटीज का मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिसकी वजह से आसपास के बाजारों में कई प्रकार के प्रोडक्ट और उनकी कई प्रकार की जो वैरायटीज हैं वो अवेलेबल होती हैं। इसके चलते उपभोक्ताओं को अनेक लाभ होते हैं। सबसे पहली चीज, उपभोक्ताओं को एक ही प्रोडक्ट की कई वैरायटीज जो है प्राप्त हो जाती हैं। साथ ही साथ कंज्यूमर या उपभोक्ता सस्ते दामों पर अच्छे प्रोडक्ट्स को खरीद पाते हैं और वो अपने आसपास के बाजारों में ही इन प्रोडक्ट्स को आसानी से खरीद लेते हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक विकास की चर्चा करें तो उद्योगों की स्थापना से नए रोजगार सृजित होते हैं और रोजगारों के सृजन से ही जो व्यक्ति रोजगार में भाग लेते हैं उनकी आय में बढ़ोतरी होती है और वो अपना जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए कई वस्तुओं का तथा कई सेवाओं का उपभोग करते हैं और इस वजह से मार्केट में पुनः मांग में वृद्धि होती है और जब समग्र मांग में बढ़ोतरी होती है तो पुनः नए उद्योगों की स्थापना होती है और इस तरीके से एक चक्र जो है चलना प्रारंभ हो जाता है, जिसकी वजह से रोजगार जो है निरंतर सृजित होते रहते हैं। समग्र उत्पादन में बढ़ोतरी होती रहती है, समग्र मांग में बढ़ोतरी होती रहती है और इस तरीके से आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। राइट। अब आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि के लिए औद्योगिक विकास है या औद्योगिकरण है, इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। परंतु उद्योगों की स्थापना के लिए भी कई जो है महत्वपूर्ण अवयव आवश्यक होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ पर समझें तो उद्योगों की स्थापना के लिए सबसे पहली चीज तो यह है कि अवसंरचना बहुत ही अच्छे से उपलब्ध होनी चाहिए। अगर देश की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य की बात करें तो स्टेट लेवल पर जो इंफ्रा है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। उदाहरण के लिए अवसंरचना में परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन जो है ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कच्चे माल को उद्योगों तक ले जाना तथा वहां पर उद्योगों से जो निर्मित उत्पाद है उनको बाजार तक ले जाने के लिए अगर परिवहन की सुविधा अच्छी होगी तो उससे जो कॉस्ट है या जो निर्मित कॉस्ट है या निर्माण में क्या होगी, कमी आएगी। और अगर किसी वस्तु के निर्माण में कमी आती है तो उससे उसका प्राइस भी क्या रहेगा, कम रहेगा और इसकी वजह से उसकी मार्केट में जो है सेल बढ़ने की संभावना रहेगी। परंतु यदि कोई कंपनी जो है किसी ऐसे क्षेत्र में है जहां तक कच्चे माल को ले जाने में और वहां से बाजार तक सामानों को लाने में जो है परिवहन कॉस्ट या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से अगर वो महंगी हो जाएगी तो उसके जो उत्पाद हैं वो बाजार से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए परिवहन जो है आसान होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जो जितने भी उद्योग रहते हैं उनमें भारी मशीनें होती हैं जो कि बिजली पर कार्य करती हैं और यदि बिजली की उपलब्धता नहीं होगी, अगर 24 घंटे अगर बिजली उपलब्ध नहीं होगी तो उससे भी जो है उत्पादन प्रक्रिया क्या होगी, प्रभावित होगी। और अगर वर्किंग आवर्स में बिजली की कटौती होती है तो एक और उससे उत्पादन नहीं होगा, बल्कि जो श्रमिक वर्ग है वो भी क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो इस तरीके से एक तो समय, किसी भी वस्तु के उत्पादन में समय भी ज्यादा लगेगा और साथ ही साथ उस दिन या उस जिन समय में बिजली की उपलब्धता नहीं है उस समय पर अगर उत्पादन नहीं होगा तो उससे भी
आर्थिक नुकसान होगा। साथ ही साथ जो है जहां पर भी उद्योग है, राइट, उद्योगों के आसपास जो है पेयजल की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि जल की जो उपलब्धता है वो उद्योगों के लिए आवश्यक भी होती है और उसके आसपास जो जितने भी श्रमिक वर्ग रहते हैं उनके पेयजल के लिए भी जल की आवश्यकता होती है, इसीलिए जल की उपलब्धता भी अनिवार्य है। साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्र के आसपास जो है आवासीय सुविधाएं भी होनी चाहिए, ताकि जो जितना भी मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, वो उन उद्योगों के आसपास ही जो है निवास कर सके और कंपनियों में जो है रोजगार कर सके, राइट। तो इसके लिए अवसंरचना की आवश्यकता होती है। मान लेते हैं कि अगर किसी क्षेत्र विशेष में या किसी देश में या हमारे मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, अच्छी सड़कें हैं, राइट, जो औद्योगिक क्षेत्र है वो सड़कों से जुड़ा हुआ है, रेलवे के माध्यम से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ जो औद्योगिक क्षेत्र है वो बंदरगाहों से भी जुड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से न केवल हम कच्चा माल विदेशों से आयात कर सकते हैं बल्कि जो निर्मित वस्तुएं हैं उनको विदेशों में भी निर्यात कर सकते हैं, राइट, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। तो दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है वो होती है पूंजी की आवश्यकता, राइट। मान लीजिए कि कोई उद्यमी है और उसके पास में कोई इंडस्ट्रियल आइडिया है और उसकी स्थापना के लिए उसको लोन चाहिए, और ऋण तभी मिल पाएगा जब किसकी पूंजी की उपलब्धता आसानी से होगी। अगर ऋण उपलब्ध नहीं होगा तो हमारे देश के कई जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आसानी से उद्योगों की स्थापना ही नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ बाजार में, राइट, बाजार में किसी समय विशेष में या किसी मौसम अनुरूप कुछ विशेष वस्तुओं की जो है डिमांड अधिक होती है, साथ ही साथ जो कंज्यूमर्स हैं उन वस्तुओं को अधिक खरीदना भी चाहते हैं। इसीलिए अगर सरकार कोई पॉलिसी बनाती है जिसके माध्यम से किसी विशेष प्रोडक्ट को या किसी विशेष वर्ग के प्रोडक्ट को, राइट, कुछ टैक्स संबंधी रियायत दी जाए तो उस वस्तु के उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं मास्क की और सैनिटाइजर की, राइट, तो जैसे ही कोरोना पेंडेमिक की शुरुआत हुई तो उस समय पर हमारे देश में मास्क की मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी या सैनिटाइजर की मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी, वो ना के बराबर थी और इतनी बड़ी एकदम से वैश्विक स्तर पर इतनी डिमांड आ गई थी कि मास्क और सैनिटाइजर्स की जो शॉर्टेजेस आ गई थी। तब सरकार ने योजनाएं चलाई और घर घर जब मास्कों का निर्माण हुआ तब जाकर उसकी जो है खपत में बढ़ोतरी हुई। अर्थात किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष वर्ग, चाहे वो औद्योगिक वर्ग हो या कोई खाने पीने की वस्तु हो, राइट, उसके निर्माण को बढ़ावा देने के लिए जो है योजना भी होनी चाहिए, राइट। अर्थात सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भी जो है औद्योगिक विकास को प्रभावित कर सकती है। साथ ही साथ ओवरऑल हम देखें तो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी नीतियां होनी चाहिए जो औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे सके, राइट। अगर ये अवयव मौजूद होंगे तो उससे देश में कई उद्योगों की स्थापना होगी, जिसमें से हमने स्वतंत्रता के बाद में जो जितनी भी औद्योगिक नीतियां बनी हैं उनको हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया है, राइट। और इस लेक्चर में जो बाकी के अन्य अवयव हैं उन पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, राइट। तो हमारे देश में औद्योगिक विकास के लिए, औद्योगों की स्थापना के लिए, औद्योगिकरण है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं या कई इनिशिएटिव्स लिए हैं, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर या अधोसंरचनात्मक बेहतरी के लिए सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की है, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों की स्थापना की है, औद्योगिक जो गलियारे हैं वो विकसित किए जा रहे हैं, साथ ही साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है, साथ ही साथ जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं उनको विभिन्न प्रकार की रियायतें भी दी जा रही हैं ताकि वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें और औद्योगिकरण में अपना योगदान दे सकें। साथ ही साथ हमारे देश में औद्योगिक
औद्योगिक विकास के लिए जो भी बोटलनेक्स थी, जो भी समस्याएं आ रही थी, उन समस्याओं को दूर करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं भी निर्मित की गई हैं। जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो जाएगा, जिसके माध्यम से हमारे देश में निवेश को आकर्षित किया जाएगा और देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का जो है प्रयास किया जाएगा। फिर स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। स्टैंड अप इंडिया हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो जाएगी, ताकि किसी भी उद्योग को जो है ट्रेंड एवं प्रशिक्षित जो है एक तरीके से श्रमिक उपलब्ध हो सके। साथ ही साथ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हो जाएगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान हो जाएगा। क्लियर। साथ ही साथ उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वित्तीय जो जितनी भी वित्तीय सुविधाएं हैं उनको प्रदान करने के लिए IFCI की स्थापना की है। राइट, तो IFCI 1948 हो जाएगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में की गई। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में की गई। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1990 में की गई। वहीं ICI की स्थापना 1955 में की गई एंड इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1948 में की गई। तो सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए इन इनिशिएटिव्स को अमल में लाया गया है। सरकार के द्वारा इन इनिशिएटिव्स को अमल में लाया गया है। अब प्री के एग्जाम में ये योजनाएं कब लागू की गई हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, राइट, या इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो तत्व हैं वो MCQs फॉर्म्स में पूछे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, साथ ही साथ वहाँ से जो भी MCQ बनने की संभावना है उस पर भी चर्चा करेंगे। राइट, तो इस लेक्चर में हम जो जितना भी अधोसंरचनात्मक इनिशिएटिव्स हैं उन पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन को। राइट, अब विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है कि अगर हमें उद्योगों को, राइट, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है, राइट, और या हम ये कहें कि यदि हमें उद्योगों की स्थापना करनी है, राइट, उद्योगों की स्थापना करनी है, तो हमें कुछ चीजें जो हैं वो उपलब्ध करानी पड़ेंगी, जिसके बारे में मैंने अभी आपको चर्चा की है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण तो क्या है, अधोसंरचना। अगर किसी भी क्षेत्र विशेष में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं है, उदाहरण के लिए अगर परिवहन की सुविधाएं नहीं है, राइट, या फिर 24 आवर जो है बिजली उपलब्ध नहीं है, क्लियर, या फिर जल की जो है सुविधाएं नहीं है, या फिर आवासीय जो है समस्याएं हैं, या फिर वहां पर क्या है टैक्स रेट, किसी क्षेत्र विशेष में टैक्स रेट ज्यादा है, तो इन सब की अनुपस्थिति में क्या होगा कि किसी भी क्षेत्र विशेष में उद्योगों की स्थापना में जो है समस्या आ जाएंगी। अब सीधी सी बात है, सरकार अगर इन सब को उपलब्ध करा देगी तो उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन अगर सरकार हर क्षेत्र में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएगी तो इतने सरकार के पास संसाधन नहीं है। तो इसका समाधान ये है कि सरकार देश के हर राज्य में या हर क्षेत्र में, राइट, ना तो सड़कें बनवा सकती है, ना रेलवे लाइन बिछा सकती है, ना बिजली दे सकती है, ना जल की उपलब्धता करा सकती है, परंतु अगर किसी क्षेत्र विशेष को हम चिन्हित कर दें, नोटिफाई कर दें कि ये जो इतना एरिया है, यहाँ पर सरकार इस एरिया को जो है अच्छे ट्रांसपोर्ट से, सड़क परिवहन से, वायु परिवहन से, या फिर जो है रेल परिवहन से इस एरिया को सरकार जो है कनेक्ट कर देगी। सरकार यहाँ पर टैक्स भी कम लेगी, अर्थात जो आर्थिक कानून है वो भी यहाँ पर सस्ते होंगे। सरकार 24 घंटे बिजली भी उपलब्ध करा लेगी। तो सीधी सी बात है, कोई भी जो एंटरप्रेन्योर है वो यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए क्या होगा, प्रोत्साहित होगा, और हो सकता है कि वो इन फैसिलिटीज की वजह से यहाँ पर उद्योग लगा भी दें। राइट, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र की संकल्पना यही है कि एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण करना जहां पर सरकार अधोसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध करा सके, साथ ही साथ वहां पर टैक्स संबंधी आर्थिक कानून को उदार कर दे,
ताकि जो निवेशक हैं या निवेश करता है वो यहाँ पर उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित हों। उन क्षेत्रों को ही, जो नोटिफाइड एरिया हैं, उनको ही क्या कहा जाता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र या स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। राइट। तो यहां पर अगर हम परिभाषा देखें तो क्या होते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं, राइट, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां देश के या राज्य के अन्य भौगोलिक क्षेत्रों की तुलना में जो आर्थिक कानून होते हैं वो क्या होते हैं, उदार होते हैं, साथ ही साथ जिनमें पूर्ण विकसित क्या होती है, आधारिक संरचना मौजूद होती है या सरकार उपलब्ध कराती है। तो कुल मिलाकर राज्य के या देश के ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जहां पर आर्थिक कानून उदार होते हैं और पूर्ण विकसित संरचना मौजूद होती है, उनको ही क्या कहा जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। राइट। और देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने में स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बहुत ही अच्छा महत्व होता है। इसीलिए सरकार ने औद्योगिकरण की गति को तीव्र करने के लिए, साथ ही साथ विदेशी निवेश को अट्रैक्ट करने के लिए तथा घरेलू स्तर पर भी जो निवेश करता है उनको प्रोत्साहित करने के लिए अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा की थी। तो यहां से एमसीक्यूज बनता है कि जो विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति है उसकी घोषणा कब की गई थी, तो उसकी घोषणा अप्रैल 2000 में की गई थी। राइट। और इस विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य ये था कि ये जो विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं इनको औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक विकास का इंजन बना देना। तो आर्थिक क्षेत्रों को विकास का इंजन बनाना ही इस नीति का मुख्य उद्देश्य था। साथ ही साथ हमारे देश में जो भी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र थे, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स, उनको विशेष आर्थिक क्षेत्र में क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया था। साथ ही साथ देश में और भी ज्यादा औद्योगिक विकास हो सके इसके लिए, राइट, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 पारित किया गया, जिसको फरवरी 2006 से लागू कर दिया गया है ताकि और अधिक औद्योगिक विकास को जो है महत्व दिया जा सके। राइट। अब जो SEZ होते हैं इनसे लाभ क्या होते हैं, तो इनसे सबसे बड़ा जो लाभ है एक तरीके से अगर हम देखें तो यही लाभ होता है। दरअसल एक ऐसा क्षेत्र जहां पर सरकार अगर आर्थिक कानून उदार करेगी और वहां पर सभी सुविधाएं उपलब्ध मिलेगी तो उससे चाहे विदेशी हो चाहे घरेलू स्तर पर हो, जो निवेश करता है वो आकर्षक होंगे और यहां पर अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए प्रोत्साहित होंगे और हो सकता है प्रोत्साहित हो भी जाएं। उदाहरण के लिए जैसे अगर हम देखें मंडीदीप क्षेत्र हो जाएगा या पीतमपुर क्षेत्र हो जाएगा मध्य प्रदेश में, या देश में और अन्य क्षेत्र है। राइट। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश को आकर्षित किया जा सकता है, जिससे उद्योगों की स्थापना की सबसे अधिक संभावना होती है। और अगर यहाँ पर या इस क्षेत्र में अगर उद्योगों की स्थापना हो जाती है तो उससे वस्तुओं और सेवाओं का क्या होगा, उत्पादन अधिक होगा, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ इन आर्थिक क्षेत्रों के आसपास शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी तथा अन्य प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो भी विकसित हो जाएंगी। साथ ही साथ इस क्षेत्र में जितनी भी बुनियादी सुविधाएं हैं उनका भी विकास हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये दो चीजें हैं, एक और तो क्या होगा, निवेश आकर्षित होगा, उद्योगों की स्थापना होगी। उद्योगों की स्थापना होगी तो उस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। राइट। तो ये विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य या महत्व थे। अब दूसरा यहां पर हो जाएगा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र हो जाएगा या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन हो जाएगा। राइट। तो देखिए जो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है, अगर हम देखें तो जो विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति 2002 के माध्यम से जो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र हैं उनको ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन में परिवर्तित कर दिया गया है। अर्थात जो एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स हैं और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, राइट, वो कई तरीके से क्या होते हैं, समान होते हैं। राइट। अर्थात हम कह सकते हैं कि निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र भी वे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां पर आर्थिक कानून उदार होते हैं और जहां पर सभी प्रकार की जो आधारभूत संरचनाएं होती हैं वो उपलब्ध होती हैं। राइट।
तो फिर अगर ये SEZ और EPZ अगर एक समान होते हैं तो इनमें अंतर क्या होता है? दरअसल हमारे देश में विदेशी निवेश, राइट, हमारे देश में जो विदेशी व्यापार है उसको बढ़ोतरी करने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की स्थापना की गई थी, जिनका उद्देश्य क्या है कि सरकार ऐसे क्षेत्र को नोटिफाई करे जहां पर वस्तुओं का उत्पादन हो और उन वस्तुओं को हम सीधा एक्सपोर्ट करें, जिससे हमारा निर्देश अगर हमारा क्या होगा, निर्यात अधिक होगा तो जो भुगतान संतुलन है उसकी समस्या कम हो जाएगी। तो भुगतान संतुलन की समस्या को हल करने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों की स्थापना की गई थी, राइट। तो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जहां पर आर्थिक कानून जो है अधिक उदार होते हैं, साथ ही साथ सभी जो आधारभूत संरचनाएं होती हैं वो उपलब्ध होती हैं। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर जितनी भी वस्तुओं का या सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसको निर्यात किया जाता है। तो यहाँ पर निर्यात करने के लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। अब इनमें दो समानता देखें, राइट। MCQs में अगर पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है कि जो EPZ है, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स है, राइट, और जो SEZ है वो एक समान ही होते हैं। अंतर केवल इतना है कि जो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र होते हैं, राइट, इनमें जितनी भी वस्तुओं का एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनका उत्पादन निर्यात करने के लिए किया जाता है। और दूसरी चीज यहाँ पर हमको दूसरा अंतर ये याद रखना है कि जो इनका भौगोलिक क्षेत्र होता है वो SEZ की तुलना में क्या होता है, कम होता है। क्लियर। अब तीसरा हो जाएगा यहाँ पर औद्योगिक गलियारे, राइट। औद्योगिक गलियारे वर्तमान परिदृश्य में जो है औद्योगिक विकास के इंजन के रूप में कार्य करने वाले जो है संभावित क्षेत्र होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जैसे ये हमारा भारत का क्षेत्र हो जाएगा, राइट। अब भारत में हमें पता है कि हो सकता है कि जैसे हम ये कहें कि इस जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, कपास का या किसी अन्य उत्पादक, यहाँ पर कपास का या हो सकता है किसी मिनरल का जो है प्रोडक्शन होता है, राइट। इस क्षेत्र में हो सकता है कि यहाँ पर क्या है, कोई बड़ी कंपनी है। और यहाँ पर जैसे हमने कहा कि चेन्नई है जो कि एक बड़ा क्या हो जाएगा, शहर हो जाएगा। और बड़ा शहर है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर उस वस्तु को बड़े पैमाने पर रिक्वायरमेंट होगी और बड़े पैमाने पर उसको बेचा जा सकता है। अगर ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे से नहीं जुड़े होंगे तो आप समझिए अगर कच्चा माल यहाँ तक नहीं आएगा, राइट, तो यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होगा। और अगर यहाँ से प्रोडक्शन कच्चा माल आ जाता है तो इसको अगर हम इस क्षेत्र से जोड़ दें तो आप समझिए यहाँ से कच्चा माल यहाँ तक आ जाएगा और जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको हम इस क्षेत्र में जो है बेच सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ पर भी, जैसे अगर हम देखें तो ये हमारा मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो जाएगा, जहाँ पर क्या हो जाएगा, कोयले का उत्पादन ज़्यादा होता है तो यहाँ से सीधा इस क्षेत्र के लिए कोयले का उत्पादन भी हो सकता है। तो इस तरीके से अगर हम ये कहें कि अगर हम किसी हमारे देश के या राज्यों को विभिन्न प्रकार से, राइट, इन राज्यों को आधारभूत संरचनाओं के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो आसानी से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक कच्चे माल को ले जाना, फिर निर्मित माल को बाजारों तक पहुंचाना ये आसान हो जाएगा। और इससे ये जो 3-4 जो क्षेत्र हैं ये इनका विकास क्या होगा, आसानी से संभव हो पाएगा। और इन जो पूरे के पूरे जो कनेक्टिंग एरियाज होते हैं, राइट, इनको ही क्या कहा जाता है, औद्योगिक गलियारे कहा जाता है या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स कहा जाता है, राइट। तो हम सीधा कह सकते हैं कि औद्योगिक या आर्थिक गलियारे देश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ा जाता है। और जब देश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र हो जाएंगे या कच्चे माल के क्षेत्र हो जाएंगे या बाजार के क्षेत्र हो जाएंगे, राइट, तो जब औद्योगिक गलियारों के माध्यम से देश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को, कच्चे माल के क्षेत्रों को या बाजारों को इससे जोड़ा जाएगा तो वहां पर आर्थिक विकास होगा, आय में भी बढ़ोतरी होगी, साथ ही साथ रोजगार को भी क्या होगा, प्रोत्साहन मिलेगा, राइट। और इससे उन क्षेत्रों को आपस में अगर जोड़ देंगे तो परिवहन की सुविधाएं,
आपूर्ति एवं अवसंरचना में भी क्या होगा, सुधार होगा। तो एक तरफ जो है कई क्षेत्रों को जब हम जोड़ेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बढ़ोतरी होगी, साथ ही साथ उन क्षेत्रों को जोड़ने से जो आर्थिक विकास है वो बहुत तेजी से होगा। हमारे देश में कई औद्योगिक गलियारे हैं, राइट। अब यहां से एमसीक्यूज जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि हो सकता है कि पूछ ले जो दिल्ली मुंबई गलियारा है। अब ये तो अच्छी चीज है कि इसमें दो शहरों का नाम तो आपको दिया है, एक क्या दिया है, दिल्ली, और दूसरा क्या दिया है, मुंबई। इसका मतलब ये औद्योगिक गलियारा दिल्ली एवं मुंबई को आपस में जोड़ता है। तो यदि आपका मैप पे अच्छी पकड़ है, आपको पता है कि कौन कौन से एरियाज जो हैं इन राज्यों के बीच में आते हैं, तो वो आप इस तरीके के जो है प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि ये औद्योगिक गलियारा कितने राज्यों को जोड़ता है, राइट, पर कितना लंबा है, और इसकी जो अन्य विशेषता है वो हमको देखते चलना है। जैसे सबसे पहला क्या हो जाएगा, दिल्ली मुंबई आर्थिक गलियारा हो जाएगा, राइट। तो दिल्ली मुंबई आर्थिक गलियारा एक ऐसा गलियारा है, राइट, जो कि जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। दरअसल भारत एवं जापान के बीच में 2000 में एक समझौता हुआ था, और उसी समझौते के तहत दिल्ली से लेकर मुंबई के बीच में जो है आर्थिक गलियारा विकसित किया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश के दादरी से प्रारंभ होगा, जो कि मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक जो है विकसित किया जाएगा, राइट। और इस औद्योगिक गलियारे की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 504 किलोमीटर लंबाई है। तो ये आप याद रखें, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे की कुल लंबाई 504 किलोमीटर है, जो कि उत्तर प्रदेश के दादरी से शुरू होगा और मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक इसका विकास किया जाएगा। और इस गलियारे से 5 राज्यों को जोड़ा जाएगा, 6 राज्यों को। तो इस औद्योगिक गलियारे से 6 राज्यों को जोड़ा जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। क्लियर। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, राइट। तो जो चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा है यह भी जापान के सहयोग से ही जो है विकसित किया जाएगा। और वर्ष 2011 में, ध्यान रखें, वर्ष 2011 में भारत एवं जापान जो शिखर वार्ता थी उस दौरान इस गलियारे को विकसित करने का जो है ज्ञापन ज्ञापन पर हस्ताक्षरित हुआ था। और इसी के माध्यम से जो चेन्नई एवं बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा है यह विकसित किया जाएगा। यह चेन्नई से लेकर कहां तक, बेंगलुरु तक जो है विकसित किया जाएगा। और इसके तहत एक राज्य क्या हो जाएगा, कर्नाटक, राइट, दूसरा क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, और तीसरा क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। ये तीनों जो राज्य हैं वो लाभान्वित होंगे। अगला हो जाएगा बेंगलुरु मुंबई औद्योगिक गलियारा, राइट। तो जो बेंगलुरु मुंबई औद्योगिक गलियारा है यह यूनाइटेड किंगडम की मदद से जो है विकसित किया जाएगा। सन 2013 में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में इस औद्योगिक गलियारे को विकसित करने पर सहमति बनी हुई थी, और यह गलियारा बेंगलुरु से लेकर मुंबई के बीच में जो है विकसित किया जाएगा। इस योजना की या इस गलियारे की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें दृष्टिकोण योजना तैयार की जाएगी, राइट। और दृष्टिकोण योजना के तहत जो है नोड चिन्हित किए जाएंगे, अर्थात इस औद्योगिक गलियारे के तहत जो है महाराष्ट्र, और अगर हम देखें तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन राज्यों में कुछ क्षेत्र चिन्हित किए जाएंगे जिनको विकसित किया जाएगा। तो ध्यान रखें, औद्योगिक जो दृष्टिकोण योजना है उसका संबंध बेंगलुरु मुंबई औद्योगिक गलियारे से है, और इस योजना के तहत, राइट, जो दृष्टिकोण योजना है इसके तहत महाराष्ट्र राज्य में 4 महाराष्ट्र में 4 जो नोड चिन्हित किए जाएंगे, और कर्नाटक में कितने, 6। तो महाराष्ट्र में 4 और कर्नाटक में 6 नोड जो है वो चिन्हित किए जाएंगे। क्लियर। चलिए अगला औद्योगिक गलियारा हो जाएगा अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा हो जाएगा, राइट। यह भारत का एक ऐसा गलियारा है जिसमें जल क्षेत्र, राइट, या जल परिवहन को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, राइट। इस गलियारे में जो अंतर्देशीय जल प्रणाली है
उसको विकसित करने पर ध्यान दिया जाएगा। और इस औद्योगिक गलियारे में जो नेशनल वाटरवे 1 है, जो कि इलाहाबाद से लेकर कहां तक है, हल्दिया तक है, तो इस राष्ट्रीय जलमार्ग 1 को विकसित किया जाएगा। और ध्यान रहे कि जो वाटर होता है, जब अगर हम गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को जल के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते हैं तो वहां पर ईंधन में क्या होती है, बचत होती है। इसीलिए अगर हम नेशनल जो वाटरवे है या राष्ट्रीय जो जलमार्ग है अगर उसको विकसित करते हैं तो उससे जो है हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक आसानी से वस्तुओं को जो है ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। और इसके साथ ही इस गलियारे के माध्यम से जो उत्तरी और वो जो पूर्वी राज्य हैं, राइट, उनमें भी औद्योगिकरण को तीव्र किया जाएगा। फिर अगला हो जाएगा पूर्वी तट आर्थिक गलियारा, राइट। तो ये भारत का ऐसा औद्योगिक गलियारा है जो कि कैसा है, तटीय आर्थिक गलियारा है। और इस आर्थिक गलियारे की मदद से कोलकाता, चेन्नई और तूतीकोरिन, राइट, कोलकाता, चेन्नई और तूतीकोरिन को आपस में जोड़ा जाएगा, राइट। और यह भारत का तटीय आर्थिक गलियारा है। क्लियर? तो ये आप बिल्कुल फैक्ट याद रखें, राइट। राष्ट्रीय जलमार्ग जो 1 है वो अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारे के तहत विकसित किया जाएगा। भारत का जो तटीय गलियारा है वो हो जाएगा पूर्वी तट, क्या हो जाएगा, आर्थिक गलियारा। क्लियर? चलिए अब हम जो है आगे पढ़ते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, राइट, ये जिसको एमएसएमई सेक्टर कहा जाता है। यहाँ पर एम फॉर क्या हो जाएगा, माइक्रो हो जाएगा, फिर स्मॉल, तो माइक्रो, स्मॉल एंड क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा, राइट। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम क्या हो जाएंगे, एंटरप्राइजेस हो जाएंगे। सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं ये होते क्या है। देखिए हमारे देश के जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वहां पर भारी उद्योगों की स्थापना होती है जहां पर विशेष वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ उन उद्योगों में जो शिक्षित वर्ग है या जिनकी विशेष योग्यताएं होती हैं उन लोगों को ही क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। परंतु हमारे देश में कई ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी घरेलू स्तर पर आवश्यकता होती है और जिनके निर्माण के लिए कोई विशेष कंपनी की आवश्यकता नहीं होती, विशेष प्रशिक्षण की या विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है, राइट। तो अगर हम देखें तो हमारे देश में एक और लाखों ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी आवश्यकता घरेलू स्तर पर होती है और उनको बहुत ही आसानी से उनका उत्पादन या उनका क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है, राइट। साथ ही साथ हमारे देश में लाखों की संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो या तो अशिक्षित हैं या फिर उनको बेहतर जो है प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ है या फिर जो तकनीकी रूप से कौशल या तकनीकी कौशल उनको प्राप्त नहीं हुआ है, राइट। इन दोनों को विकसित करने में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग का बड़ा ही योगदान होता है, राइट। ये ऐसे उद्योग होते हैं जो कम पूंजी से स्थापित किए जा सकते हैं तथा दैनिक जीवन की कई वस्तुओं को घर पर ही या छोटे उद्योगों के रूप में निर्मित किया जा सकता है। इससे एक और जहां पर स्वरोजगार में बढ़ोतरी होती है, रोजगार में बढ़ोतरी होती है, तो दैनिक जीवन की कई उपयोगी वस्तुओं का निर्माण भी होता है। इसीलिए अगर हम देखें तो यह उद्योग देश का एक ऐसा उद्योग है जो बड़े पैमाने पर रोजगारों का सृजन करता है। इससे उत्पादित जो वस्तुएं होती हैं, निर्मित वस्तुएं होती हैं, उनको निर्यात करके भारत जो है अच्छी खासी जो है विदेशी जो पूंजी है उसको भी अर्जित कर रहा है। हमारा जो निवेश है, निर्यात है, उसमें भी क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम ऐसे उद्योग होते हैं जो कम पूंजी से स्थापित किए जा सकते हैं, कम श्रमिकों के साथ में जिनका संचालन किया जा सकता है तथा जिनसे उत्पादन जो है, जिनसे उत्पादित वस्तुओं, जिनसे कई प्रकार की वस्तुएं उत्पादित होती हैं जिनके लिए किसी विशेष तकनीकी या भारी मशीनों की आवश्यकता नहीं होती है, उनको ही क्या कहा जाता है, एमएसएमई एंटरप्राइजेस कहा जाता है।
क्लियर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन करते हैं, निर्यात को बढ़ावा देते हैं तथा कई घरेलू वस्तुएं जो दैनिक जीवन में कई घरेलू स्तर पर जो वस्तुएं होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट इनसे फुलफिल होती है। इसलिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि एमएसएमई सेक्टर में ग्रोथ और ज़्यादा हो। अब अगर सरकार कोई योजना बनाती है कि जो एमएसएमई सेक्टर है, अगर कोई व्यक्ति एमएसएमई सेक्टर के लिए लोन लेगा तो उसको इतनी % पर जो है ब्याज दर दी जाएगी, राइट, या फिर सरकार टैक्स में छूट देना चाहती है या फिर कोई अन्य योजना लाना चाहती है, तो सरकार को ये थोड़ी पता है कि हमारे देश में कितने एमएसएमईज हैं। इसलिए सरकार ने एमएसएमईज को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, जिसके तहत जो जितने भी उद्योगों की स्थापना होगी उनको एमएसएमईज कहा जाएगा और उसके माध्यम से सरकार को एक और आंकड़े प्राप्त होंगे और दूसरी ओर सरकार एमएसएमईज के लिए जो है अच्छी योजनाएं बना सकेगी, राइट। तो भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम अधिनियम जो है 2006, राइट, इसके अंतर्गत सरकार ने 2006 में ही एमएसएमई एंटरप्राइजेस को जो है परिभाषित किया है। और जो एमएसएमईज है, राइट, या सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग है, इन उद्योगों को 2 भागों में परिभाषित किया है। एक क्या हो जाएगा, विनिर्माण क्षेत्र के उद्योग और दूसरा सेवा क्षेत्र के उद्योग हो जाएंगे। तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम अधिनियम 2006 के अंतर्गत इन उद्योगों को विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के उद्योगों में वर्गीकृत किया गया है और यह वर्गीकरण उनमें निवेश के आधार पर किया गया है। तो मशीन में जितना भी निवेश होगा उसके आधार पर इन उद्योगों को अगर हम देखें तो जो है इनकी परिभाषा दी गई है। इनकी परिभाषा क्या है, तो 2006 की परिभाषा के अनुसार यदि विनिर्माण, जहां पर वस्तुओं का निर्माण होगा, अगर विनिर्माण उद्यम जिसमें 25 लाख रुपए का निवेश किया जाता है तो वो सूक्ष्म उद्योग होगा, राइट। 25 से 5 करोड़ तक का निवेश किया जाएगा तो उसको लघु उद्योग माना जाएगा और 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का निवेश किया जाएगा तो उसको मध्यम उद्योग कहा जाएगा। वहीं सेवा क्षेत्र में अगर किसी उद्योग में 10 लाख रुपए तक का निवेश होता है तो सेवा क्षेत्र के उस उद्यम को सूक्ष्म उद्यम कहा जाएगा। अगर 10 लाख से 2 करोड़ तक का निवेश होता है तो उसको लघु उद्यम, मीडियम एंटरप्राइजेस, और 2 से 5 करोड़ तक का अगर जो है निवेश किया जाता है तो उसको मध्यम उद्योग माना जाएगा, राइट। वर्तमान समय में कोरोना पैंडेमिक की वजह से जो है भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, साथ ही साथ लोगों के रोजगार भी छिन गए हैं, राइट। कई उद्योग धंधे जो है वो बंद भी हो चुके हैं। इसलिए सरकार पुनः इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहती है, औद्योगिकरण को और अधिक बढ़ावा देना चाहती है। इसलिए सरकार ने 2020 में गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से ही इनकी नई परिभाषा दी है। तो ध्यान रखें ये करंट अफेयर्स में है, इसीलिए यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, राइट। तो गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से 1 जुलाई 2020 से इन उद्योगों की नई परिभाषा जो है वो सरकार ने जारी कर दी है, राइट। तो एमएसएमईज की जो नई परिभाषा जो कि 1 जुलाई 2020 से लागू होगी, इसकी सबसे पहली विशेषता तो ये है कि इसमें विनिर्माण क्षेत्र की जो एमएसएमईज हैं और जो सेवा क्षेत्र के एमएसएमईज हैं उन दोनों के लिए एक जैसी निवेश सीमा का प्रावधान किया गया है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर विनिर्माण उद्यम के लिए निवेश की जो कैटेगरी थी, राइट, वो अलग थी, वहीं सेवा क्षेत्र के उद्यम के लिए अलग थी। जैसे सूक्ष्म उद्योग की अगर हम चर्चा करें तो विनिर्माण क्षेत्र में अगर ऐसे उद्यम जिनमें 25 लाख रुपए तक का निवेश था उनको एमएसएमईज के सूक्ष्म उद्योग माना गया, और कहाँ के, विनिर्माण उद्यम। और अगर उनमें कितना 10 लाख रुपए तक का अगर निवेश हुआ है तो उनको सेवा क्षेत्र के सूक्ष्म उद्योग माना गया। परंतु यहाँ पर विनिर्माण क्षेत्र हो या सेवा क्षेत्र हो, दोनों के लिए निवेश की जो सीमा है वो एक समान है, राइट। तो नई परिभाषा के अनुसार चाहे विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एमएसएमईज हो या जो है सर्विस सेक्टर के एमएसएमईज हो, अगर किसी उद्यम में, राइट, निवेश कितना हो सकता है, 1 करोड़ हो सकता है,
राइट। तो यदि निवेश 1 करोड़ होगा तो उसको क्या माना जाएगा, सूक्ष्म या माइक्रो इंटरप्राइजेस माना जाएगा। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि यहां पर अब वार्षिक टर्नओवर को भी जो है वार्षिक टर्नओवर के आधार पर भी एमएसएमईज को डिफाइन किया जा सकता है। तो अगर किसी माइक्रो इंटरप्राइजेस, यदि कोई इंटरप्राइजेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट या निवेश हुआ है 1 करोड़ से कम का और उसका टर्नओवर है 5 करोड़ से कम, तो उसको माइक्रो इंटरप्राइजेस माना जाएगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित हो या सर्विस सेक्टर से संबंधित हो। क्लियर। अगर किसी इंटरप्राइजेस में 10 करोड़ से कम का निवेश हुआ है, अब एक चीज और कॉमन सेंस से आप याद रखना, 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम, तो उसको लघु उद्योग, और साथ ही साथ 5 करोड़ से अधिक और 50 करोड़ से कम अगर उसका टर्नओवर है तो वह लघु जो है इंटरप्राइजेस या लघु उद्यम माना जाएगा। वहीं अगर किसी उद्यम में 10 करोड़ से अधिक का और 50 करोड़ से कम का क्या हुआ है, निवेश हुआ है, तो उसको मध्यम इंटरप्राइजेस माना जाएगा। और साथ ही साथ अगर किसी उद्योग का टर्नओवर 50 करोड़ से क्या है, प्लस है, परंतु 250 करोड़ से क्या है, कम है, तो उसको क्या माना जाएगा, मध्यम माना जाएगा। तो वेरी सिंपल, अगर निवेश 1 करोड़ से कम है तो सूक्ष्म उद्योग, 10 करोड़ से कम है लघु उद्योग और 50 करोड़ से कम है तो मध्यम उद्योग हो जाएगा। वैसे ही यदि टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो क्या हो जाएगा, सूक्ष्म उद्योग हो जाएगा, 50 करोड़ से कम है लघु उद्योग हो जाएगा और 250 करोड़ से कम है तो मध्यम उद्योग हो जाएगा। राइट। अब सूक्ष्म लघु एवं जो मध्यम उद्योग है उनको महत्व को समझते हैं और यहां से भी जो है प्री में एमसीक्यूज जो है पूछे जा सकते हैं। राइट। जो एमएसएमईज की है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तो ये है कि ये वैविध्यपूर्ण होते हैं, अर्थात एमएसएमई सेक्टर में कई प्रकार की वस्तुओं को जो है विनिर्मित किया जाता है। तो यहाँ पर कई प्रकार की सेवाएं एवं कई प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जिसके साथ इनकी संख्या में भी क्या है, अधिक है। अर्थात इनसे कई प्रकार के प्रोडक्ट, कई प्रकार की सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं और ये काफ़ी अधिक संख्या में भी इनको प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही साथ हमारे देश में वर्तमान समय में 51 मिलियन जो इकाइयां हैं वो एमएसएमईज की क्या है, सक्रिय हैं। ये डाटा आप याद रखना है, लगभग जो है इतना डाटा है। तो हमारे देश में लगभग 51 मिलियन जो है एमएसएमईज इकाइयां हैं, जो कि हमारे देश के 111 मिलियन नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ ये 6000 प्रकार के जो हैं उत्पादों का निर्माण करते हैं। तो ये 3 फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। 51 मिलियन इकाइयां हैं और ये देश के 111 मिलियन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती हैं। इनसे लगभग जो है 6000 प्रकार की वस्तुओं का क्या होता है, उत्पादन होता है। साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें इनका योगदान कितना है, 33% का योगदान है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ये बात है, राइट, हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है, कुल निर्यात है, उनमें एमएसएमई सेक्टर का जो प्रतिशत है वो 45 है। मतलब अगर आप देखें तो आधा, लगभग जो आधा निर्यात है वो एमएसएमई सेक्टर से ही जुड़ा हुआ है। अगर एमएसएमई सेक्टर में बूम आती है तो हमारे एक्सपोर्ट में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ ये हमारे देश में बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराते हैं, कई वस्तुओं को निर्माण करते हैं, कई दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं को उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ जो क्षेत्रीय असंतुलन है इसको भी कम करते हैं। साथ ही साथ जो कुल जीबीए है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, उसमें इनका योगदान कितना है, 33% है। और जो स्थिर मूल्य हैं 2011-12 के सकल घरेलू उत्पाद में इनके जो प्रतिशत है वो कितना है, 33% है। राइट। तो ये दोनों चीज याद रखें, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें इनका योगदान 33% है। और अगर हम बात करते हैं जीडीपी में, तो जीडीपी में भी इनका जो योगदान है, राइट, वो कितना हो जाएगा, 31% का योगदान हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पर आगे जो समझते हैं
भारत में क्या हो जाएगा, सार्वजनिक उद्यम हो जाएगा। महारत्न, नवरत्न एवं मिनीरत्न, इन सब के बारे में हम बहुत ही डिटेल से चर्चा करेंगे, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया गया था। साथ ही साथ भारत में जो शुरुआती औद्योगिक नीतियां थी, उन औद्योगिक नीति में भी सार्वजनिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो है निर्धारित था, जिसकी वजह से ही शुरुआती दौर में बड़े एवं भारी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना की गई थी, राइट। और इन उद्योगों ने हमारे देश में नो डाउट देश में औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु इन पर सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, राइट। इनको निवेश करने की या वस्तुओं के उत्पादन की या अन्य स्वतंत्रता नहीं होती है। साथ ही साथ इनके जो कर्मचारी हैं, राइट, वो शासकीय कर्मचारी होते हैं, जो कि जिनको निर्धारित क्या मिलती है, पेंशन मिलती है, इसीलिए वो पूर्ण एफिशिएंसी भी काम नहीं करते हैं। इन सब कारणों की वजह से जो PSUs हैं या पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं या पब्लिक जो इंटरप्राइजेस हैं, धीरे धीरे इनमें गिरावट या इनमें घाटे की जो स्थिति है वो उभर कर आ रही है, राइट। और इस तरीके से देश के कई जो पब्लिक सेक्टर या पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं वो घाटे में जा रही हैं, और इनको घाटे से निकालने के कई समाधान, राइट, जिसमें हमने एक चीज जो नई आर्थिक नीति थी उसमें भी देखा था, जिसमें प्राइवेटाइजेशन को भी महत्व दिया गया था, अर्थात सरकार इन प्राइवेट इंटरप्राइजेस में से अपना स्टेक को सेल करती है और यहाँ पर नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट जनरेट करती है, अर्थात प्राइवेट सेक्टर को भी सम्मिलित करती है। तो इनका संचालन में क्या हो सकती है, बूम आ सकती है, राइट। तो एक तो जो सुधार है वो 1991 के जो है आर्थिक सुधारों में किया गया था, राइट। और दूसरा अगर हम देखें तो वर्तमान समय में सरकार इन उद्योगों के संचालन के लिए कार्यप्रणाली में और अधिक जो है उन्नत करने के लिए इनको कई प्रकार की वित्तीय स्वतंत्रता दे रही है, राइट। कई प्रकार से इनकी जो एक तरीके से ओवरऑल इनका डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए कई प्रकार की योजनाएं ला रही है, राइट। तो जो महारत्न योजना है या नवरत्न योजना है या मिनीरत्न योजना है, इनके माध्यम से सरकार जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, राइट, उनके संचालन के लिए, राइट, या हम ये कहें जो PSUs हैं उनके विकास के लिए ये योजनाएं जो है लाई गई हैं, ताकि इनका एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके, प्रोडक्शन बढ़ सके और ये लॉस की जगह प्रॉफिट में आ सके। क्लियर। तो इन सबको हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि सार्वजनिक उद्यम होते क्या हैं, राइट। तो बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है, ऐसे उद्यम जिनकी स्थापना एवं जिनके नियंत्रण में, अर्थात जिनके नियंत्रण में राज्य या सरकार का सीधा नियंत्रण होता है या प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, उनको ही हम पब्लिक एंटरप्राइजेस कहते हैं। तो ऐसे आर्थिक एवं औद्योगिक उद्यम जिनका स्वामित्व, राइट, एवं नियंत्रण राज्य या सरकार के अधीन होता है, उनको ही पब्लिक एंटरप्राइजेस कहा जाता है, राइट। और जैसा कि मैंने बताया कि शुरुआती दौर में हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, राइट, हमारे स्वतंत्रता के पश्चात हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया था, जिसमें शुरुआती दौर में हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था थी या समाजवादी प्रेरित अर्थव्यवस्थाएं थी, राइट। इसके साथ ही समाजवादी प्रेरित अर्थव्यवस्था थी। 1991 के बाद में जो हमारी अर्थव्यवस्था का स्वरूप है वो कैसा है, उदारवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था का हो चुका है, राइट। तो चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था थी जो कि समाजवादी प्रेरित थी, इसीलिए समाज के उद्देश्य के लिए, राइट, सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए और सामाजिक लाभ को देखते हुए कई उद्योगों की स्थापना की गई थी, और इन उद्योगों का उद्देश्य भी सार्वजनिक हित को बढ़ावा देना था, ना कि लाभ अर्जन करना था। अब हमारे देश में कई प्रकार के जो है सार्वजनिक उद्यम जो है स्थापित किए गए थे, राइट। तो हमारे देश में विभागीय संगठन जो स्थापित किए गए, विभागीय संगठन से तात्पर्य क्या है, अब यहां से MCQs बन सकता है।
वो एमसीक्यूज ऐसे बन सकता है कि विभागीय संगठन के जो पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, राइट, वो उनकी स्थापना किस माध्यम से होती है, राइट। तो सीधा विकल्प जैसे ऑप्शन में आता है कि उनकी स्थापना के लिए सरकार ने अलग से एक्ट बनाए हैं, राइट, या उनको अलग जो कंपनी एक्ट है उनके माध्यम से उनकी स्थापना की जाती है, या फिर सरकार के जो विभागीय हैं, राइट, कई जो विभाग है उनके माध्यम से उनकी स्थापना होती है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, विभाग के द्वारा जिनकी स्थापना होती है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, सार्वजनिक जो उद्यम है वो 3 प्रकार के होते हैं, राइट। सबसे पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर, विभागीय उद्यम। विभागीय उद्यम का मतलब क्या हो जाएगा, विभागीय संगठन क्या हो जाएगा, देखिए, ऐसे पब्लिक एंटरप्राइजेस जिनकी स्थापना सरकार के किसी विभाग के द्वारा की गई है और वह विभाग ही उनके संचालन के लिए जिम्मेदार होता है, तो उनको ही विभागीय संगठन कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए रेलवे विभाग के अंदर जो पूरा का पूरा रेलवे हो जाएगा, दूर संचार के अंतर्गत जो टेलीकॉम कंपनियां हो जाएंगी, डाकतार हो जाएगा, राइट। तो जो रेलवे हो जाएगा, दूरसंचार हो जाएगा और डाकतार, ये विभागीय संगठन है, राइट। और ये लाभ एवं हानि जो है संचित निधि से क्या होती है, संबंधित होती है। दूसरी हो जाएंगी सरकार के द्वारा स्थापित क्या हो जाएंगी, कंपनी हो जाएंगी, राइट। जैसे क्या हो जाएगी, सेल कंपनी हो जाएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो जाएगा, राइट। तो इनको ये जो है भारत सरकार के द्वारा स्थापित कंपनियां हैं, राइट। और ये भी अपने लाभ एवं हानि के लिए स्वयं उत्तरदायी होती हैं। ध्यान रखें, जो विभागीय संगठन होते हैं वो लाभ एवं हानि का जो संबंध है वो संचित निधि से उनका संबंध होता है। जो कंपनियां होती हैं ये अपनी लाभ एवं हानि के लिए स्वयं जिम्मेदार होती हैं। तो वही निगमित कंपनी हो जाएंगे। निगमित कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं जिनकी स्थापना किसी विशेष अधिनियम के तहत की गई है, अर्थात प्रत्येक कंपनी अलग अलग कानून के तहत स्थापित है। जैसे क्या हो जाएगा, ओएनजीसी हो जाएगा, डीवीसी हो जाएगा, एनटीपीसी हो जाएगा, और ये भी लाभ हानि के लिए स्वयं उत्तरदायी होती है। अब कंपनियों का, राइट, जो कंपनियां हैं, कंपनियों में जो वित्तीय स्वतंत्रता है वो प्राप्त हो सके, वो आसानी से निवेश कर सकें, अपना विस्तार कर सकें और लाभ को कमा सकें। इसके लिए सरकार ने महारत्न योजना, नवरत्न योजना या मिनी रत्न जो योजना है ये चला रखी है। यहाँ से भी मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिन पर हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महारत्न, राइट, ये क्या है, महारत्न है। तो देखिए, हमारे देश में महारत्न जो योजना है इसकी शुरुआत वर्ष 2010 से की गई थी। तो सबसे पहला एमसीक्यूज तो यहीं से तैयार हो जाता है। महारत्न योजना की शुरुआत 2010 से की गई थी, जिसका उद्देश्य कि हमारे देश के जो बड़े आकार के पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, राइट, उनका संचालन आसानी से हो सके, साथ ही साथ उनको वैश्विक स्तर, राइट, घरेलू बाजार के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी उनका विकास किया जा सके, राइट। और इसका फायदा क्या होगा कि देखिए, यदि कोई कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिल चुका है तो वह बिना सरकार की अनुमति के किसी भी परियोजना का 15% या फिर अधिकतम कितना 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती है, व्यय कर सकती है। अर्थात यहां पर क्या है, वित्तीय स्वतंत्रता है, राइट। तो महारत्न योजना 2010 से शुरू हुई है, जिसका उद्देश्य भारत की कंपनी को वैश्विक स्तर पर विकसित करना या उसको लाभ के उसका विकास करना या उसका विस्तार करना हो जाएगा। और ये कंपनियां सरकार की अनुमति के बगैर 15% या 5,000 करोड़ रुपए तक का जो है व्यय या निवेश कर सकती हैं। अब किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया जा सकता है, तो उसके लिए कुछ जो है यहाँ पर बिंदु है। जैसे सबसे पहली चीज तो ये है कि कंपनी के पास में नवरत्न का क्या हो, दर्जा हो, पहली चीज। तो यदि कंपनी के पास में नवरत्न का दर्जा है तो वह महारत्न कंपनी की जो है महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त कर सकती है। दूसरा, कंपनी का वार्षिक नेट प्रॉफिट 3 वर्षों तक कितना रहा हो,
5,000 करोड़। ये 3 कंडीशंस बहुत अच्छे से समझना, एमसीक्यूज में आ सकती हैं। सबसे पहली चीज तो नवरत्न का दर्जा हो, दूसरी चीज 3 वर्षों तक 5,000 करोड़ का जो है उसका क्या रहा हो, नेट प्रॉफिट रहा हो। साथ ही साथ पिछले 3 वर्षों में जो निवल मूल्य है या नेटवर्थ है वो 15,000 करोड़ से अधिक रहा हो। साथ ही साथ पिछले 3 साल का जो सालाना टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ से अधिक रहा हो। राइट, तो पिछले 3 वर्षों में यदि कंपनी का औसत सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ से अधिक है, पिछले 3 वर्षों में यदि कंपनी का जो निवल मूल्य है वो 15,000 करोड़ से अधिक है, और 3 वर्षों तक अगर उसका 5,000 करोड़ से अधिक का क्या है, नेट प्रॉफिट रहा है, और वो नवरत्न कंपनी है। साथ ही साथ यदि वह प्रतिभूति बाजार, राइट, में एक लिस्टेड कंपनी है या सेबी के अंदर एक लिस्टेड कंपनी भी है, तो उसे जो है महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण, हमारे देश में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो 11 कंपनियां हो चुकी हैं। राइट, 10 कंपनियां पहले थी, जिसमें पहली कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, राइट, BHEL हो जाएगा, फिर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन हो जाएगा, ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन हो जाएगा, NTPC हो जाएगा, ONGC हो जाएगा, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा, और जो 11वीं है जिसकी घोषणा सरकार ने कर दी है वो हो जाएगी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। राइट, तो ये जो कंपनियां हैं ये महारत्न कंपनियां हैं। अब हम बात करते हैं नवरत्न कंपनियों की। तो नवरत्न कंपनियां एक विशिष्ट कंपनियों का वर्ग है। राइट, और यह उन कंपनियों को दिया जाता है जिसकी संभावना व्यक्त की जाती है कि यह वैश्विक स्तर पर विकसित होगी या वैश्विक स्तर पर इसका प्रसार किया जाएगा। जो नवरत्न योजना है, नवरत्न योजना की शुरुआत 1997 में की गई थी। बिल्कुल आसान है। महारत्न जो योजना है उसकी शुरुआत 2010 से हुई है, वहीं नवरत्न और मिनीरत्न जो योजना है उसकी शुरुआत 1997 से हुई है। राइट, जो मिनी रत्न कंपनियां हैं, ध्यान रखना, जो नवरत्न कंपनियां हैं ये सरकार की अनुमति के बगैर किसी परियोजना का 15% और अधिकतम 1,000 करोड़ का, ध्यान रखें, महारत्न कंपनियां 5,000 करोड़ तक का और नवरत्न कंपनियां परियोजना का 15% या 1,000 करोड़ तक का जो है व्यय या निवेश कर सकती हैं। राइट, इनकी संख्या कितनी है, 13 है। दरअसल इनकी संख्या पहले 14 थी, लेकिन जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ये महारत्न कंपनी में सम्मिलित हो चुकी है, तो महारत्न कंपनियों की संख्या अब हो चुकी है 11 और नवरत्न कंपनियों की संख्या हो चुकी है 13। अब अगर किसी कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त करना है तो उसको इन 6 मापदंडों में, राइट, इन 6 मापदंडों के आधार पर 100 में से 60 अंक हासिल करने हैं। अगर इन 6 मापदंडों के आधार पर 100 में से 60 अंक मिलते हैं तो उस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दे दिया जाएगा। राइट, सबसे पहली चीज तो वह कंपनी मिनीरत्न होना चाहिए। साथ ही साथ उस कंपनी की जो कुल परिसंपत्ति है उसका विशुद्ध मुनाफा देखा जाएगा, वस्तु एवं सेवा के उत्पादन की लागत देखी जाएगी, कुल श्रम शक्ति लागत देखी जाएगी, शुद्ध पूंजी, प्रति अंश आय और अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन। इसके आधार पर यदि कंपनी 100 में से 60 अंक प्राप्त कर लेती है तो उसे नवरत्न का दर्जा दिया जाएगा। और नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, 13 है, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हो जाएगा, कंटेनर कॉर्पोरेशन हो जाएगा, इंजीनियर्स इंडिया हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो जाएगा। राइट, तो राफेल की वजह से ये चर्चा का विषय बनी हुई है, इसलिए ध्यान रखें, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस प्रकार की कंपनी है, महारत्न है, मिनीरत्न फर्स्ट है, मिनीरत्न सेकेंड है या फिर नवरत्न है, तो ये क्या हो जाएगी, नवरत्न हो जाएगी। राइट, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ये भी खबरों में रही है। राइट, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी हो जाएगा। राइट, फिर नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन हो जाएगा, फिर नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो जाएगा, फिर न्यूवेली लिग्नाइट हो जाएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड हो जाएगा, ये भी कंफ्यूजन करती है। राइट, तो ये 2-3 कंपनियां जैसे वेल है, फिर
जो है हाल हो जाएगा, ऑयल, ये आप जरूर से याद रखें। फिर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड हो जाएगा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन हो जाएगा और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं मिनीरत्न कंपनी। तो जो भारत में ऐसे उद्यम जो कि लाभ की स्थिति में हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए मिनीरत्न जो योजना है शुरुआत की गई थी, और मिनीरत्न योजना की शुरुआत 1997 से की गई थी। साथ ही साथ इन उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए इनको वित्तीय संचालन एवं प्रबंधन संबंधी जो स्वायत्तता है वो प्रदान की जाती है। इनमें ऐसी कंपनियों को शामिल किया जाता है जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में मुनाफा कमाया हो। राइट, ये आप याद रखें। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि यदि कोई कंपनी पिछले 3 वर्षों में मुनाफा कमा रही है, राइट, तो उसको मिनीरत्न एक कैटेगरी में जो है सम्मिलित किया जाता है। राइट, और साथ ही साथ ये जो कंपनियां हैं ये 500 करोड़ रुपए या अपने शुद्ध मूल्य के बराबर की राशि जो है सरकार की बिना अनुमति से खर्च कर सकती है। और इनकी संख्या कितनी है? 61 है। 500 करोड़ रुपए तक सरकार की बिना अनुमति के खर्च कर सकती हैं और जिन्होंने 3 वर्षों में लगातार मुनाफा कमाया हो। फिर हो जाएगा मिनीरत्न सेकेंड। यह योजना भी 1997 में लाई गई है। राइट, जिनका उद्देश्य है कंपनियों को प्रोत्साहित करना। राइट, ऐसी कंपनियां जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में किसी एक वर्ष में 30 करोड़ रुपए से अधिक का क्या कमाया हो? शुद्ध मुनाफा कमाया हो। तो पिछले 3 वर्षों में जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में से किसी एक वर्ष में, राइट, अगर पिछले 3 वर्षों से अगर मुनाफे की स्थिति में है तो वो मिनीरत्न एक कैटेगरी में आएंगी। और पिछले 3 वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में यदि 30 करोड़ का मुनाफा कमाया हो तो उनको मिनीरत्न सेकेंड में डाला जाएगा। और ये कंपनियां अपनी जो मूल्य है उसका 50% या 300 करोड़ रुपए तक की जो है बिना अनुमति के व्यय कर सकती हैं। राइट, तो महारत्न कंपनियां 5000 करोड़ तक, नवरत्न कंपनियां 1000 करोड़ तक, मिनी रत्न 1 500 करोड़ तक और मिनी रत्न 2 300 करोड़ तक जो है सरकार के बिना अनुमति के खर्च कर सकती हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 12 है। राइट, तो ये भी याद रखें। महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो चुकी है? 11, ये देखिए। राइट, फिर वहीं पर नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो चुकी है? 13, तो 11 13 और फिर जो नवरत्न फर्स्ट है उनकी कितनी है? 61 और जो मिनी रत्न है उनकी संख्या कितनी है? 13। राइट, तो इसी के साथ में ये टॉपिक भी हमारा समाप्त होता है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।